आज जो हम लोग को देखना है वो मेरा हम लोग का टॉपिक है आज पिच फैक्टर और मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये दोनों चीज को हम लोग देखेंगे अल्टरनेटर के अंदर। मेरा इसका भरपूर यूज होने वाला है, मतलब इसको मतलब अच्छे से हम लोग समझना है क्या कैसे है। ठीक है, तो हम लोग पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखने से पहले कुछ बेसिक टर्म को देख लेते हैं, जो कि हम लोग शायद पहले से अवगत होंगे, क्योंकि जो उससे पहले जो भी मशीन हम लोग कर चुके हैं उसमें उसका कुछ यूज हुआ होगा। फिर भी हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग का है पोल पिच। पोल पिच किसको बोलेंगे? तो सिंपली है, पोल पिच जो होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स। मतलब दो एडजेसेंट पोल के बीच मेरा डिस्टेंस है, वो मेरा पोल पिच कहलाता है। ठीक है, अब हम पोल पिच को मेजर करने दो तरह से मेजर करते हैं। एक मेरा इलेक्ट्रिकल एंगल में मेजर करते हैं, एक मेरा मैकेनिकल एंगल में मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल को समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा 4 पोल का मशीन है। ठीक है, 4 पोल का मेरा मशीन है ऐसा कुछ करके। तो 4 पोल का जब मेरा मशीन होगा तो ये समझ लें क्या, पोल पिच का वैल्यू ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। ये याद रखना है हमको। जैसे मेरा 4 पोल का मशीन है तो इसका मतलब ये मान लेते हैं नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। तो ये नॉर्थ और साउथ के बीच, ये दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो मेरा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। क्लियर है? फिर मेरा ये साउथ और नॉर्थ के बीच का मतलब पोल पिच मेरा यही ना है, दो एडजेसेंट पोल के बीच मेरा डिस्टेंस, यही मेरा पोल पिच है। तो इसका वैल्यू ऑलवेज मेरा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। और एक हम लोग रिलेशन याद रखेंगे इसको, इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल में एक रिलेशन हम लोग का है, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। तो वहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा मैकेनिकल। तो हम लोग जो अभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंगल, जो वही मेरा थीटा मैकेनिकल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ और साउथ के बीच कितना थीटा मैकेनिकल है, थीटा मैकेनिकल का वैल्यू हमको 90 डिग्री है। ठीक है, पोल का वैल्यू 4 है, तो वहां से हम लोग थीटा इलेक्ट्रिक निकाल सकते हैं ना, निकाल लेते हैं। 4/2 इंटू 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री आ गया ना। मतलब थीटा इलेक्ट्रिकल के वैल्यू ऑलवेज मेरा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। जैसे और हम P/2 लेकर एग्जांपल ले रहे हैं, P/2 हम जब लिए हैं, P/2 लिए तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा मैकेनिकल के वैल्यू 180 डिग्री होगा, जितना हम लोग देख लिए हैं। थीटा मैकेनिकल के वैल्यू 180 डिग्री हुआ ना। उसके बाद देखो हम लोग जानते हैं कि थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर जो होता है P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल होता है। तो P का वैल्यू 2/2 हो गया इंटू 180 डिग्री। देख रहे हैं, थीटा इलेक्ट्रिकल का वैल्यू यहाँ भी 180 डिग्री, ऑलवेज मेरा 180 डिग्री ही आएगा। फिर जैसे P/4 तो हम लोग देख ही लिए। नेक्स्ट हम एक P/6 देख लेते हैं। ठीक है, 6 पोल के लिए हम लोग देख रहे हैं। 6 पोल के लिए देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा जो मैकेनिकल का वैल्यू वो कितना होगा, ये सब लोग सोच के। थीटा मैकेनिकल का वैल्यू कितना होगा मेरा, थीटा मैकेनिकल कुछ हो जाएगा मेरा 60 डिग्री होगा। जैसे 6 पोल के लिए हम लोग यदि फॉर्मेट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये 6 भाग में डिवाइड हो गया मेरा, मतलब एक इसका वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री मेरा हो जाएगा। हाँ, मेरा 6 पोल का हो गया। तो यहाँ से हम लोग थीटा इलेक्ट्रिकल निकालना चाहेंगे, तो हो जाएगा कितना, 6/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। तो यहाँ से भी मेरा 180 ही आया। मतलब क्या, ओवरऑल मेरा पोल पिच का वैल्यू ऑलवेज मेरा 180 डिग्री होगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये मेरा था थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल में मेरा रिलेशन। एक क्वेश्चन और यहाँ से बार बार पूछता है एग्जाम में कि मेरा कि किस नंबर ऑफ पोल्स के लिए मेरा थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल के बराबर हो जाएगा, किस में। तो P/2 के लिए जब नंबर ऑफ पोल्स मेरा 2 रहेगा तो उस केस में मेरा क्या होगा, थीटा इलेक्ट्रिकल होगा थीटा मैकेनिकल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा टर्म एक देख रहे हैं, कॉइल पिच या कॉइल स्पान। ये क्या होता है मेरा कॉइल पिच, सिंपली वही है। जैसे हम लोग कॉइल पिच सिंपली है कि मेरा द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड ऑफ द सेम कॉइल। एक कॉइल होता है जैसे मेरा, जिस फिगर से सब लोग अवगत होंगे। इसमें क्या है मेरा, एक मेरा ये पूरा कॉइल है। ठीक है, पूरा कॉइल है जो कि मेरा
स्लॉट में पुट किया हुआ, स्लॉट में रखा हुआ, वाइंडिंग किया हुआ, हम उसको निकाल के एक मतलब उसका ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरा क्या है, क्वाइल का एक मेरा ये साइड हुआ है, फिर ये दो ये साइड हुआ, ठीक है। और ये जो ये ध्यान रखना, ये जो मेरा साइड है ना, दोनों साइड, ये मेरा एक्टिव लेंथ ऑफ वायर होता है, मतलब इस भाग में मेरा क्या होता है, मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है ये मेरा कहलाता है ओवरहैंग कंडक्टर, ठीक है। ये अदर पार्ट जो मेरा रेस्ट ऑफ पार्ट जो बचा हुआ है, तो ये मेरा कहलाता है ओवरहैंग कंडक्टर। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल हम लोग एज्यूम किए हैं, मतलब इसके सामने मेरा ऐसे करके है। तो इसको हम लोग कैसे एज्यूम कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच हम लोग क्या भी पढ़े थे, जो दो एडजेसेंट पोल के बीच मेरा डिस्टेंस होगा वो मेरा पोल पिच कहलाएगा। तो यहाँ पे और क्वाइल पिच क्या कहलाएगा, क्वाइल पिच कहलाता है दो किसी क्वाइल के दो क्वाइल साइड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्वाइल पिच कहेंगे या फिर क्वाइल स्पान कहेंगे। तो ये दोनों मेरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग का जो कहता है फुल पिच वाइंडिंग, एक कहता है मेरा शॉर्ट पिच वाइंडिंग, उसको हम लोग समझते हैं। फुल पिच वाइंडिंग होता है कि जब मेरा पोल पिच क्वाइल पिच के इक्वल हो जाएगा, जैसे पोल पिच मेरा नॉर्थ और साउथ के बीच होगा, अरे क्वाइल पिच के इक्वल हो जाएगा तो वो मेरा कहलाएगा फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है। हाँ, यदि हम कुछ एंगल से उसको कम करें, मतलब जैसे क्वाइल पिच मेरा पोल पिच से कुछ मेरा कम हो गया, तो वहां पे वो मेरा कहलाएगा शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल ये मेरा क्या है, फुल पिच वाइंडिंग है, क्योंकि मेरा जो पोल पिच का है, ये नॉर्थ और साउथ इसको जूम किया, जो पोल पिच है वही मेरा क्या है, क्वाइल पिच है, तो यहाँ पे मेरा फुल पिच वाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे, इस केस में फुल पिच वाइंडिंग के केस में हम लोग जो रिजल्टेंट ईएमएफ जो होगा मेरा, वो दोनों का मेरा एक अलजेब्रिक सम हो जाएगा, मेरा सिंपली ई प्लस ई, यदि मान लेते हैं एक में ई हुआ दूसरे में ई हुआ, तो टोटल मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड 2E हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा था फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है। हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग को देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए यहाँ पे। तो शॉर्ट पिच क्या हुआ, मतलब जितना मेरा पोल पिच था ना, पोल पिच से कम, मतलब यहाँ देख रहे हैं अल्फा एंगल देख रहे हैं ना, मतलब अल्फा एंगल से इसको शॉर्ट कर दिए, जितना क्वाइल पिच था उससे अल्फा एंगल से शॉर्ट कर दिए इसको, ठीक है। अल्फा एंगल से शॉर्ट कर दिए हैं, यहाँ से मेरा देख रहे हैं अल्फा एंगल, मतलब जितना मेरा ये मेरा क्या था पोल पिच, ये मेरा पोल पिच था ना, देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये क्या है मेरा यहाँ पे, यहाँ मेरा क्वाइल पिच है, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं कि मेरा जो क्वाइल पिच का वैल्यू है वो पोल पिच से कम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ सकते हैं, यहाँ से मेरा क्या हुआ, ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग मेरा हुआ, यहाँ पे मेरा अल्फा एंगल से उसको शॉर्ट किए हैं, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ से तब हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम लोग शॉर्ट पिच पर है ना, यहाँ से हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं पिच फैक्टर, जिसको कॉर्डिंग फैक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग का टॉपिक आज का यही था, पिच फैक्टर और मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पिच फैक्टर हम लोग पहले भी देख रहे हैं। पिच फैक्टर होता है क्या, ईएमएफ इंड्यूस्ड विथ शॉर्ट पिच वाइंडिंग डिवाइडेड बाय ईएमएफ इंड्यूस्ड विथ फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है। उसका रेशियो जो मेरा आएगा ना, वो मेरा कहलाएगा पिच फैक्टर। अब जैसे कि ईएमएफ फुल पिच के केस में क्या होता है, अभी हम लोग देखे थे, फुल पिच के केस में मेरा जो ईएमएफ होगा टोटल उसका अलजेब्रिक सम हो जाता है, सिंपली जोड़ देते हैं। अब हम शॉर्ट पिच के केस में मेरा कितना ईएमएफ होगा उसको हम लोग निकालने की कोशिश करें, तब हम लोग को वहां से पिच फैक्टर का वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे 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 कि मेरा क्या है कि हम मान लेते हैं कि फर्स्ट ई हुआ, फर्स्ट क्वाइल साइड में ई हुआ, और दूसरे क्वाइल साइड में मतलब ई ही है, लेकिन वो मेरा क्या है, अल्फा एंगल से मेरा शॉर्ट पिच है, तो उसको हम लोग मान लीजिए अल्फा एंगल से मेरा शॉर्ट पिच है, ठीक है। अल्फा एंगल से मेरा शॉर्ट पिच है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों को कुछ मेरा रिजल्टेंट ये निकालेंगे तो मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा ये वेक्टर। कैसे निकलेगा वेक्टर बोलिए, ये जब अल्फा है तो ये मेरा अल्फा बाय 2 होगा, ये भी अल्फा बाय 2 होगा ना, ये भी अल्फा बाय 2, ये भी अल्फा बाय 2।
जब ये दोनों अल्फा बाय 2 हो गया, अब इस ट्रायंगल में हम लोग जा सकते हैं ना। यदि हम इसका वैल्यू निकाल लेते, इसका वैल्यू निकालने में क्या होगा, इसका हम लोग कॉस लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसका कॉस ले लेंगे, जैसे कि कॉस अल्फा बाय 2 लेंगे तो क्या आएगा मेरा, कॉस अल्फा बाय 2 मेरा आएगा कुछ ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ई, और ओ ई का वैल्यू हमको पता है क्या है, ई। तो ओ बी का वैल्यू कितना हो गया मेरा, ई कॉस अल्फा बाय 2, ऐसा कुछ आएगा ना। तो हमको टोटल लेंथ निकालना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वेक्टर हो जाएगा। यही मेरा हुआ शॉर्ट पिच वाइंडिंग के साथ मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड। हाँ, तो हम आप सिंपली रेशियो ले लेते हैं। कैसे रेशियो लेंगे, वही मेरा किया हुआ जो भी हम लोग देखे। तो अब हम लोग रेशियो लेते हैं, मतलब पिच फैक्टर क्या होगा। पिच फैक्टर हम लोग देखे थे शॉर्ट पिच वाइंडिंग में जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ डिवाइडेड बाय फुल पिच वाइंडिंग में मेरा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, वो मेरा कहलाता है पिच फैक्टर। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग रेशियो ले रहे हैं। क्या पहले निकला, क्या 2e, शॉर्ट पिच में यही निकला, तुरंत हम लोग निकाल लेते कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2e। तो यहाँ से मेरा टोटल पिच फैक्टर का वैल्यू कॉस अल्फा बाय 2 निकल के आएगा, ठीक। इसको हम लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे लिए हुआ, हम लोग के लिए। चलिए इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। केपी यानी कि पिच फैक्टर है, उसका वैल्यू कॉस अल्फा बाय 2 है। अब इसी में है हम लोग कुछ हार्मोनिक्स को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग है थोड़ा, इसको देखिएगा, मतलब इम्पोर्टेंट अच्छा हम लोग के लिए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि nth हार्मोनिक्स के लिए मेरा पिच फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपली उसमें जो फैक्टर का n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो जिससे शॉर्ट करते थे इसे यहाँ पे cos n अल्फा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पिच फैक्टर के वैल्यू हो जाएगा कितना, जब nth हार्मोनिक को कंसीडर करेंगे तो cos n अल्फा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमको हार्मोनिक्स को इलिमिनेट करने के लिए, जैसे कुछ हार्मोनिक्स है, मान लेते हैं थर्ड है फिफ्थ है कुछ भी है, उसको हार्मोनिक्स है मेरे अल्टरनेटर में, उस हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम कितने एंगल से उसको शॉर्ट पिच करें, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सोचते हैं हार्मोनिक्स नहीं हो, इसका मतलब क्या है कि मतलब ये टोटल जो इसका वैल्यू है कुछ हमको जीरो आना चाहिए। मतलब जीरो कहने का मतलब क्या हुआ, कब जीरो, कॉस का जीरो का कब वैल्यू होता है, जब मतलब एन अल्फा बाय 2 के वैल्यू मेरा 90 डिग्री की इक्वल हो जाएगा, तभी ना आएगा मेरा। इसको मतलब अल्फा क्या बोल सकते हैं, बोलिए 180 डिवाइड बाय एन। तो ये ध्यान रखेंगे, मतलब जब हम लोग, हमको मान लेते हैं एन हार्मोनिक्स इलिमिनेट करना है, तो उसमें हमको 180 डिवाइड बाय एन से उसको शॉर्ट पिच करेंगे उस वाइंडिंग को, तो वहां से मेरा क्या होगा, हार्मोनिक्स मेरा इलिमिनेट हो जाएगा। ये याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। 180 डिवाइड बाय, अब सिंपली हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग को फिफ्थ हार्मोनिक एलिमिनेट करना है, मान लेते हैं फिफ्थ हार्मोनिक कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना होगा 180 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 36 डिग्री हो जाएगा। 36 डिग्री से हम लोग उसको शॉर्ट करेंगे तो मेरा एलिमिनेट भी, हार्मोनिक्स भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि थर्ड हार्मोनिक हमको एलिमिनेट करना है, कैसे करेंगे, अल्फा 60 डिग्री करेंगे कुछ, तो वहां से मेरा एलिमिनेट हो जाएगा हार्मोनिक्स। तो ये मेरा था यहाँ से, वही मेरा यहाँ पे एग्जांपल लिया गया थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक का, मेरे लोग कितना कितना एंगल से हम लोग। अब जैसे कि हम लोग शॉर्ट पिच किए, इससे मेरा एडवांटेज क्या आ रहा है या डिसएडवांटेज क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि हार्मोनिक्स मेरा क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ, हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दूसरा है क्या मेरा कि मेरा कॉपर का जो है ना, मतलब सेविंग कॉपर हो गया, कॉपर का मेरा सेविंग कैसे हो गया,
जैसे अल्फा की वैल्यू कम रखे तो इसका मतलब पूरा कंडक्टर मतलब पूरे पोल तक नहीं गया मेरा, ठीक है। पूरे पोल तक नहीं गया मतलब मेरा क्या हुआ, मेरा कॉपर में सेविंग आ गया। मतलब दूसरा हम लोग ये समझ सकते हैं कि मेरा कॉपर में सेविंग आ गया। तीसरा मेरा क्या समझ सकते हैं, जब मेरा हार्मोनिक्स इलिमिनेट हुआ, समझिए समझिए इसको, जब मेरा हार्मोनिक्स इलिमिनेट हो गया, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी मेरा इलिमिनेट हुआ। हार्मोनिक्स क्या होता है मेरा एक्चुअली में, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई स्पेस, हाई स्पेस फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसका हाई रहता है। यदि मेरा मान लेते हैं हार्मोनिक्स इलिमिनेट हुआ, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो हाई था उसको इलिमिनेट किए। इसका मतलब क्या समझ सकते हैं, मेरा जो ईडी करंट लॉसेस एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस जो कि मेरा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है, वो मेरा रिड्यूस हो सकता है यदि मेरा हार्मोनिक्स कम हुआ। मतलब लॉसेस ओवरऑल मेरा कम हो रहा है। जब लॉसेस कम हुआ तो ओवरऑल मेरा मशीन का जो इफिशियंसी होगा वो बेटर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा मेरा। ये भी एक एडवांटेज यहाँ से मेरा है। और नेक्स्ट है मेरा इंडक्टेंस ऑफ कॉइल मेरा रिड्यूस हो जाता है। जब कॉइल का इंडक्टेंस रिड्यूस हो जाता है तो मतलब वहां से क्या समझ सकते हैं, एक्सएल बराबर होता है 2πfl। मतलब इंडक्टेंस जब मेरा रिड्यूस हो जाता है तो मतलब लीकेज रिएक्टेंस भी मेरा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पूरा ओवरऑल था मेरा शॉर्ट पिच कॉइल का एडवांटेज। अब जैसे डिसएडवांटेज का बात करें, डिसएडवांटेज एक ही है मेरा, एक कि इसमें ईएमएफ जो होता है मेरा कम हो जाता है। जैसे फुल पिच कॉइल में मेरा क्या होता है 2 ही होता है, जबकि शॉर्ट पिच कॉइल में मेरा क्या होता है उससे कम हो जाता है ईएमएफ। तो ये एक मेरा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है मेरा क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है मेरा, जैसे फर्स्ट है मेरा, उसको हम लोग समझने की कोशिश करें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का यदि बात करें तो उसमें क्या होता है मेरा, एक ही स्लॉट से मतलब लेयर बाय लेयर मतलब मेरा वाइंडिंग किया हुआ रहता है, देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक ही जगह मतलब वायर लपेटा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड का यदि बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि अलग अलग स्लॉट में जाते हैं, जैसे इसमें स्लॉट में फिर उसका अगला स्लॉट में गया, फिर उसके अगला स्लॉट में गया, इस तरह से मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर जो है ना, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के केस में डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन एंगल एक मेरा यहाँ पर था। डिस्ट्रीब्यूशन एंगल को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा क्या होता है, दो एडजेसेंट स्लॉट जो है ना मेरा, दो एडजेसेंट स्लॉट उसके दोनों के बीच का एंगल बीटा होता है, जिसको हम लोग 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स से उसको डिनोट करते हैं, मतलब डिफाइन करते हैं। बीटा को डिफाइन करना है तो उसको मैकेनिकल एंगल में बीटा बराबर 360 डिवाइडेड नंबर ऑफ स्लॉट्स, तो हम उसको इलेक्ट्रिकल एंगल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एंगल में हो जाएगा क्या, उसको p/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p/2 इंटू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट, मतलब क्या हो गया मेरा, बीटा का वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। तो यहाँ से हम लोग क्या बीटा वाला बोलते हैं 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, ये मेरा इलेक्ट्रिकल एंगल हो गया, ठीक है। दूसरा एक टर्म को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एम। एम जो कि मेरा होता है क्या, फेज ग्रुप या फेज बेल्ट होता है एम। तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एम को हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ठीक है। याद रखेंगे इसको, एम बोलता है मेरा क्या, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज होता है। तो वहीं पे हमारा एक और टर्म होता है जैसे फेज स्प्रेड। फेज स्प्रेड होता है जिसको एम इंटू बीटा करते हैं। एम मेरा क्या है, फेज ग्रुप, और बीटा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एंगल। उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा, फेज ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। एम मेरा क्या था, एम मेरा था नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। बीटा क्या था, 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। याद रखेंगे इस सबको, तब हम लोग का सिंपली बनेगा फॉर्मूला। नेक्स्ट मेरा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेरा होता है
EMF induced with distribution winding divided by EMF induced with concentrated winding। तो दोनों का हम लोग रेशियो लेंगे ना, तो वहां से मेरा क्या आएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा। तो सेम यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। हम इसको यहाँ पे थोड़ा स्किप किए हैं कैलकुलेशन को, सब लोग इजीली है कैलकुलेशन, कुछ नहीं वो ज्यादा हम लोग का एग्जाम में नहीं पूछेगा। सिंपली हम लोग को याद रखना है फार्मूला जो यहाँ पे मेरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, साइन m बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय m साइन बीटा बाय 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सारा चीज को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। m क्या है, मेरा फेज ग्रुप, मतलब इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है, बीटा क्या है, बीटा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन एंगल, इसको क्या बोलते हैं 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। ठीक है, ये सब याद रखेंगे इसको सब, क्योंकि ये सब याद रखेंगे तब मेरा न्यूमेरिकल अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म मेरा हो गया ये। हाँ, और इसको हम लोग याद रख लेंगे कि 3 फेज के लिए मेरा फेज स्प्रेड एंगल 60 डिग्री होता है, 2 फेज के लिए इस फेज स्प्रेड एंगल 90 डिग्री होता है, और सिंगल फेज के लिए मेरा फेज स्प्रेड एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये मेरा टोटल क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का हम लोग फॉर्मूला भी देख लिए, साइन m बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय m साइन बीटा बाय 2। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया। और मेरा क्वाल जो पिच फैक्टर था उसका क्या हम लोग निकाले थे, पिच फैक्टर का मेरा था cos अल्फा बाय 2, और nth हार्मोनिक्स के लिए यदि वहां पे देखना चाहिए था तो cos n अल्फा बाय 2 मेरा आया था। तो दोनों फार्मूला था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना, तो दोनों पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन को।